तो आज की आपकी क्लास उत्तर प्रदेश जीके को लेकर स्टार्ट होने जा रही है और यूपी के बारे में हम पढ़ेंगे। यूपी जैसे मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, किस एग्जाम में कितना क्वेश्चन और किस तरीके का वेटेज ये रखता है, इसका सिलेबस क्या है और आपको किस तरीके से लेकर के चलना है। दो चीज़ें इसमें हैं, एक तरफ आपको फैक्ट है जो डेटा बेस्ड है और दूसरी तरफ है कुछ सारे कॉन्सेप्ट जो आपको इसमें समझने हैं बेसिक तौर पर। कॉन्सेप्ट ज़्यादा मोस्टली है जब हम स्टैटिक जीके और जीएस दो सब्जेक्ट आते हैं। जीके और जीएस में क्या अंतर है, कोई बताएगा? वो तो फुल फॉर्म हो गया, अब एक्सप्लेन करो जीके जीएस क्या है। हम जीके में क्या पढ़ते हैं, हम जीएस में क्या पढ़ते हैं? इसमें लिखा है दो शब्द आते हैं, एक आता है सामान्य, दोनों में है जनरल, है ना। शब्द का अंतर कहाँ है? नॉलेज एंड स्टडी, है ना। नॉलेज का मतलब क्या है? सिर्फ जानकारी रखना, और जानकारी एक बेसिक फैक्ट है, स्टैट है जो आप याद रख सकते हो। कहीं आपने पढ़ा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, ये फैक्ट है, ये जानकारी है, ये सामान्य जानकारी है जो कक्षा 2-4 में पढ़ रहा होगा बच्चा, उसको भी है और हम कितने भी बड़े हो जाएं हमें भी होनी चाहिए। लेकिन स्टडी क्या है? स्टडी का मतलब होता है जब आप किसी को डीप एनालिसिस करते हैं, है ना, उस चीजों को एनालिसिस करते हैं, उस चीजों को समझते हैं, इसके कारण, प्रभाव, स्थिति, चुनौतियां और क्या क्या इसके मुद्दे हो सकते हैं, इंटरलिंकिंग करते हैं। लाइक अगर आपकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री में हम ये पढ़ लेते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश का इतिहास ये था, इस समय ये शासक कर रहे थे, उनके समय में ये बना, है ना। जब हम इसी को जनरल स्टडी में पढ़ते हैं तब इसे कैसे पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में जैसे स्वतंत्रता आंदोलन का हुआ था, ठीक है, हमने जब जीके में पढ़ना है तो उससे इतना पढ़ना है किन किन जगहों पे हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया था। लेकिन जब हम इसी को जनरल स्टडी में पढ़ेंगे तो वहां पे अंतर आएगा, क्यों हुआ था, किन किन क्षेत्रों में हुआ था, वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड थे, वो सफल क्यों नहीं हुए, उसके परिणाम क्या निकल के आए, ये भी सब पढ़ते हैं। तो डिफरेंस समझ में आया जीके जीएस में। तो नेक्स्ट टाइम जब हम टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो ये क्लियर होना चाहिए कि हम जो चीजें पढ़ने जा रहे हैं वो किस पर्पज से पढ़ रहे हैं। तो फिलहाल अभी जो हम क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें क्या है, जनरल नॉलेज है, यानी कि हम यूपी को स्टैटिक पोर्शन और फैक्ट बेसिस पढ़ने जा रहे हैं। हम जितनी भी चीजें अभी इसमें पढ़ेंगे वो सिर्फ स्टैट फैक्ट लेकर के चलने वाले हैं। लेकिन जब इसी का हम जीएस पोर्शन लेकर के आएंगे तो जीएस पोर्शन में उन सभी पहलुओं को शामिल करेंगे जो उसमें वहां पर कई सारे क्राइटेरिया को कवर करते हुए। ओके, तो ये नहीं होना चाहिए, मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं क्योंकि होता है ना कि सर ये नहीं पढ़ाया है, सर ये नहीं डिस्कस किया है। तो सबसे पहले सबसे बेसिक चीज की क्लास जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो किस पर्पज से पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है जीके का? ये जो क्लासेस हैं ये प्री ओरिएंटेड है, वनडे एग्जाम के हैं, जहां जो पहला चरण है, पहले चरण में क्या है, जो क्वेश्चन आता है उसमें हमें गोला भर करके आना है, जहां आपको स्टैट और फैक्ट ही क्लियर होने चाहिए, उससे हमारा प्रीलिम्स निकल जाएगा। तो हमें उससे ज्यादा वहां पर उसकी नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब इसी सब्जेक्ट को आप मेंस ओरिएंटेड, जो कि बहुत ही कम जगह, सिर्फ अगर हम देखें कहां जरूरत पड़ती है, किस एग्जाम में, यूपीपीसीएस। यूपीपीसीएस मेंस का जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर इसका डिस्क्रिप्टिव पोर्शन हमें जरूरत पड़ने वाली है, बाकी अन्य किसी एग्जाम में नहीं है। या फिर ऐसे जहां पर उत्तर प्रदेश की सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था या किसी मुद्दे या उत्तर प्रदेश सरकार की कोई योजना पर आपको ऐसे लिखने को आ सकता है, तो वहां पर भी आपके पास एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। बाकी जगह पर आपको सिर्फ किससे काम चल जाएगा, इन क्लासेस से। प्रीलिम्स पढ़ के जाना है तो जीके वाले आपको यूपी जीके पढ़ के जाना है, इससे आपके सारे टॉपिक क्वेश्चन चीजें क्लियर होती चलेंगी। तो इसलिए हम क्लास को जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहली चीजें यूपी जीके के अंतर्गत बस आपको मेरे साथ यहां पर सारे स्टैट और फैक्ट लेकर के चलेंगे, बेसिक जानकारी लेकर चलेंगे, हर पहलू को हम यहां पर करने वाले हैं। पहली चीज देखिए, यहां पे जो उत्तर प्रदेश के एक सामान्य परिचय से शुरुआत करते हैं। आखिर उत्तर प्रदेश एक राज्य कैसा है, कैसे बना, इसकी वर्तमान स्थितियां कैसी हैं, जिला प्रशासन कैसा है, भौगोलिक स्थिति कैसी है, और साथ ही साथ यहां पर जैसे यूपी की राजधानी आज लखनऊ है लेकिन पहले नहीं थी। इसके अलावा यूपी के कौन से जिले हैं, दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आते हैं।
अभी हाल ही में हमने देखा कि एनसीआर के तर्ज पर यूपीएससीआर बनाया गया है, तो उसमें कौन कौन से एरिया शामिल हैं। तो ऐसी जानकारियां जो बहुत फैक्ट हैं, डेवलपमेंट में हैं, परिवर्तनकारी हैं, भौगोलिक हैं, ऐतिहासिक हैं और अन्य पहलुओं को आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखें यहां पे यूपी का जो इतिहास अगर हम पढ़ते हैं तो यूपी के बारे में जानकारी जो हमें यहां पर देखने को मिलती है वो ये है कि पहले यूपी का नाम यूपी नहीं था, है ना, क्या था? उत्तर प्रदेश का नाम हम स्वतंत्रता के बाद पाते हैं, आज हम जिसे यूपी के नाम से जानते हैं। लेकिन हम प्राचीन काल में अगर हम देखें तो यहां पर इसे ब्रह्मर्षि प्रदेश और मध्य देश के नाम से जाना जाता था। ब्रह्मर्षि देश, ठीक है, यानी कि ऋषियों मुनियों का देश। वो लोग यहां पर होते थे, यज्ञ पूजा पाठ करते थे, और इस कारण से गंगा के किनारे जो होती है स्थिति जो ऐसी डेवलप हुई थी जहां पर ऋषि मुनि जो होते थे अपने कुटिया और बाकी चीजों का निवास बना करके वहां पे पूजा पाठ शिक्षा दीक्षा करते थे, और इस कारण इस क्षेत्र को हम ब्रह्मर्षि देश कहते थे। या फिर आगे चल के इसे मध्य देश भी कहा जाने लगा, क्योंकि इसके आसपास का जो एरिया यहां पर अगर हम देखें, ऊपर से हम उत्तराखंड बाकी सारी चीजें, इधर मध्य आपका प्रदेश है, इधर बिहार है, तो एक बीचों बीच एरिया पड़ता था, इस कारण से लोग इसे मध्य देश भी कहते थे। फिर अगर हम ब्रिटिशों के समय आते हैं तो ब्रिटिशों के समय यहां पर इसके नामों को अलग अलग समय पे थोड़ा परिवर्तित करते गए हैं। यहां पर देखें तो इसे अयोध्या और आगरा और अवध प्रांत के नाम से भी यहां पर इसे जाना जाता था। आगरा अगर हम देखें, मोस्टली आगरा और अवध जो प्रांत यहां पे कहा जाता था, अवध को हम जानते हैं कि प्रशासनगत स्थिति पर ब्रिटिशों के समय यह केंद्र हुआ करता था। अगर एक कहते हैं ना किसी भी क्षेत्र के प्रशासन को संभालना है तो आपको एक सेंटर बनाना पड़ता था, जो कि शक्ति का केंद्र हो, प्रशासन का केंद्र हो, आर्थिक व्यवस्था का केंद्र हो। और उस समय अगर हम देखें तो आगरा और अवध था, क्योंकि मुगलों के द्वारा विकसित किया गया था आगरा को, और उसके साथ साथ अवध के क्षेत्रों को, जो कि यहां पर भौगोलिक स्तर पर इनका विकास हुआ, और ब्रिटिशों ने यहां पर अलग व्यवस्था बनाने के बजाय उन्हीं क्षेत्रों पर अधिकार करके उसको एक प्रशासनिक केंद्र के तौर पर डेवलप किया। फिर यहां पर देखा जाए तो आगरा और अवध को आगे चल करके संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। आगरा अवध संयुक्त प्रांत इसमें जोड़ दिया गया। संयुक्त प्रांत को एक यहां पर देखा जाए तो सिर्फ संयुक्त प्रांत कब कहा जाने लगा? 1935 में। और 1950 में अगर हम देखें 24 जनवरी 1950 को हम इसे यहां पर संयुक्त प्रांत का नाम बदल कर किया गया उत्तर प्रदेश। तो यूपी ब्रह्मर्षि देश, मध्य देश, आगरा और अवध प्रांत, फिर आगरा अवध प्रांत संयुक्त, आगरा अवध एवं संयुक्त प्रांत, उसके बाद संयुक्त प्रांत से आपका उत्तर प्रदेश बना है। नामों के परिवर्तन का क्रम, इसमें पूछा क्या जाता है, सम टाइम आपको फैक्ट ये पूछा जाता है किस समय क्या नाम पड़ा। अच्छा, एक डेट यहां पर अभी आपको लिखी हुई है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है कि भारत का जो संविधान लागू हुआ था कब हुआ था, और उससे पहले यूपी को अपना नाम यूपी मिल गया था। तो कई बार इसमें लोग मतलब की चीजें क्या कहते हैं, नाम को लेकर के यूपी का नाम यूपी संविधान लागू होने से पहले पड़ा या बाद पड़ा, तो उसके लिए आपको ये डेट ध्यान रखनी 24 जनवरी। दूसरा संविधान लागू हुआ था, ये भी डेट क्लियर होगा, तभी आप इस डेट्स के साथ उसको कंपेयर कर पाओगे। तो 24 जनवरी 1950 का जो दिन था, भारत का संविधान तब लागू नहीं था, तब यूपी को अपना नाम, वर्तमान जो नाम है वो मिल चुका था। इसके बाद हम देखें तो मई 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक निर्णय लिया गया, और वो निर्णय क्या था कि यूपी का उत्तर प्रदेश दिवस हम मनाएंगे। और वो डेट यहां पर आपको देखा जाए कब रखी गई, 24 जनवरी को ही। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, या उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की शुरुआत कब की गई। इसके अलावा इसमें एक जुड़ा और फैक्ट ये है कि उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का प्रस्ताव किसने दिया था। तो उस समय थे यूपी के जो राज्यपाल थे राम नाईक, उनके द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था हमें यूपी दिवस मनाना चाहिए। तो इसमें कितने फैक्ट हो गए, पहला यूपी का नाम पड़ा 24 जनवरी 1950 को, फिर यहां पे दूसरा ये हुआ कि हम 24 जनवरी को ही बनाएंगे उत्तर प्रदेश दिवस, तीसरा ये हुआ उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का प्रस्ताव किसने रखा, तो राज्यपाल राम नाईक ने। क्लियर है सबको? आप इसको चाहे तो एक फ्लो चार्ट आप ऐसे बना सकते हैं ताकि वहां पर एक क्रमबद्धता बनी रहे, वो चीजें याद रहे। तो इन फैक्ट को आप अपने बेसिस पर लिखते भी चलिए, और ध्यान रखिएगा सिर्फ फ्लो चार्ट्स बनाइएगा, इस तरह नहीं बनाना है, सिर्फ डेटा, स्टैट्स और कौन कैसे रिलेट करता है, ताकि आपको कोई एक बिंदु से पकड़ो तो उसके सारे बिंदु एक दूसरे से कनेक्टेड हो और आपको याद रहे। ठीक है, चलिए, तो ये आपको जानकारी हो गई। दूसरी चीज आता है यूपी का क्षेत्रफल।
कितना है डेटा, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है पूरा यूपी का क्षेत्रफल। अब यहां पर ये भारत के देखा जाए तो कितने परसेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इतना बड़ा क्षेत्रफल है, फिर भी भारत के हिस्से की बात करें तो ये मात्र 7.33% ही है यूपी भारत के कुल क्षेत्रफल का। अब क्षेत्रफल के लिहाज से तीसरा इसमें क्वेश्चन बनता है कि ये बताइए पूरे भारत में यूपी का क्षेत्रफल के लिहाज से कौन सा स्थान है। तो उससे पहले ये पता होना चाहिए कितने बड़े हैं। चौथा है। तीन कौन से आते हैं जो राज्य इनसे बड़े हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अब इसमें यह भी क्रम होना चाहिए कि पहला, दूसरा, तीसरा कौन है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा है ना, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा और चौथे में यूपी है। आपको क्रम आ सकता है। निम्नलिखित राज्यों का क्रम लय क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा सही होगा? 1 2 3 4 है ना, तो वहां पर आपको इसलिए इनको भी लिख लेना है कि 1 2 3 ये है, चौथे पे हमारा यूपी है। फिर आता है यूपी की राजधानी। तो वर्तमान समय में हम सब जानते हैं लखनऊ है, लेकिन क्या हमेशा से लखनऊ रही है? क्या आपको पता है कि प्रयागराज भी कभी यूपी की राजधानी हुआ करता था? क्या लखनऊ से पहले हुआ करता था? लखनऊ से कब स्थानांतरित हुई है? सॉरी, अब प्रयागराज से कब राजधानी लखनऊ स्थानांतरित हुई है? 1921 में। तो चलिए इसी को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। इस क्रम को हम देखेंगे कि यूपी की राजधानी एनसीआर का हिस्सा और एससीआर के कौन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत कौन से जिले यूपी के आते हैं, इनको नोट भी कर लीजिएगा। सबसे पहले यूपी की राजधानी जो क्रम है, यहां पे सबसे पहली जो राजधानी हम आगरा और अवध प्रांत से अगर हम समझें कि उस समय उसकी राजधानी क्या होती थी, तो आगरा थी। कब तक यहां पे देखा जाए तो ये 1836 से थी, और कब तक थी? 1858 तक। 1858 में जाकर के प्रयागराज आपके यूपी की बन जाती है राजधानी, जो संयुक्त प्रांत हमारा हुआ करता था। तो 1858 से देखा जाए तो कब तक था? 1921 तक। 1921 में ही लखनऊ को अस्थायी तौर पर राजधानी घोषित किया गया था। और परमानेंट अगर हम बात करें कि लखनऊ अस्थायी रूप से कब परमानेंटली यहां पर यूपी की राजधानी बना, तो वो डेट आपको, वो सन जो है, ईयर जो है वो 1935 था। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जाए तो उसको भी आपको ध्यान रखना, अस्थायी और अस्थायी, टेम्परेरी और परमानेंट। ठीक है, तो यहां पर आपको सबसे पहले आगरा था, आगरा से फिर प्रयागराज बना, और प्रयागराज से फिर लखनऊ हो, और वर्तमान समय में भी लखनऊ है। क्लियर है? दूसरा आता है एनसीआर का एरिया। एनसीआर जो है, अब फुल फॉर्म किसी को पता है? नहीं पता है? एन से क्या है? एन से नेशनल, एस से कैपिटल। दिल्ली है ना, तो दिल्ली है तो नेशनल कैपिटल, और आर से रीजन हो गया। तो एनसीआर का मतलब नेशनल कैपिटल रीजन। अब नेशनल कैपिटल रीजन में अगर हम देखें तो यूपी के कितने जिले आते हैं और कौन कौन से आते हैं, ये दो तरीके के सवाल हैं। सबसे पहले देखते हैं यूपी के कौन कौन से जिले आते हैं। तो देखें कौन सा है? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। कितने हो गए? कुल 8। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत यूपी के 8 जिले आते हैं, और दूसरे का आंसर हो गया ये मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। इसी से जुड़ा एक कॉन्सेप्ट भी है। अगर मैं आपसे पूछूं दिल्ली एनसीआर में यूपी के 8 जिले अगर शामिल हो गए तो इसका प्रशासन यूपी के अंतर्गत आएगा या दिल्ली का? दिल्ली एनसीआर रीजन बनाया गया है और कई सारे जिलों को इसमें शामिल किया। सिर्फ यूपी के नहीं, इसमें हरियाणा के भी हैं, इसमें राजस्थान का भी है और इसमें यूपी का भी है, जिनके डेवलपमेंट को लेकर के अगर आप देखें तो मेट्रो को कनेक्ट किया गया है इन सारे स्टेट से, इनके जिलों से, और इसीलिए इसको बनाया गया है जहां की जनसंख्या, रोजगार, सारी चीजों को साझाकृत व्यवस्था के तहत डेवलपमेंट किया गया है। अब सवाल यह है तो फिर प्रशासन किसके पास है?
स्टेट गवर्नमेंट के पास? दोनों मिलके करेंगे। चलिए आपको इसका जवाब समझाते हैं। यूपी का चुनाव होता है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, तो तब यहां पे चुनाव होते हैं कि दिल्ली का चुनाव होता है तब यहां होते हैं? तो जो चुनाव होता है वो क्या होता है? राज्य की प्रशासनगत व्यवस्था, सरकार चुनने का। तो यहां के जो विधायक चुन के जाते हैं वो यूपी के गिने जाते हैं कि दिल्ली के? यूपी के। तो एक चीज क्लियर रखिएगा, प्रशासन यूपी के पास है, जिम्मेदारी यूपी की है, डेवलपमेंट से लेकर, नीतियों से लेकर के, चुनाव से लेकर के, सब कुछ यूपी सरकार के अंतर्गत आता है। तो फिर दिल्ली एनसीआर क्यों है? सिर्फ दिल्ली एनसीआर ये है कि आपको एक डेवलपमेंट में साझाकृत प्रयास है, एक दबावकृत परिस्थितियों को कम करने को लेकर के कई सारी सरकारों का मिलजुल कर निवेश और अन्य प्रक्रियाओं की साझागत पहल है, जिसमें यूपी सरकार भी निवेश की प्रक्रिया शामिल कर सकती है, बुला सकती है। और इसी कारण आप देखें तो गाजियाबाद में है, नोएडा जैसे क्षेत्रों में जेवर एयरपोर्ट बन रहा है जो दिल्ली के पास है, इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट आ रहे हैं जो दिल्ली से कनेक्टेड है, मेरठ तक आरआरटीएस चलाई जा रही है जो दिल्ली से कनेक्टेड है, दिल्ली मेट्रो है जो कि गाजियाबाद और नोएडा को कनेक्ट करती है। यानी कि ये साझाकृत जो प्रयास है, जो व्यवस्था है, वो डेवलपमेंट को लेकर के है और दिल्ली पर दबाव कम करने को लेकर के आसपास क्षेत्रों के विकास की चीजें हैं। बाकी लेकिन अगर प्रशासनगत मुद्दे पे ध्यान आएगा तो ध्यान रखिएगा ये सारा कुछ कौन हैंडल करती है? यूपी गवर्नमेंट। डेवलपमेंट को लेकर के साझाकृत प्रयास है जिसमें यूपी सरकार खुद अकेले इनिशिएटिव कर सकती है और कोई ऐसा भी यहां पर प्रोजेक्ट हो सकता है जो यहां पे कोई कंपनी आती है जो दिल्ली टू कनेक्ट करना चाहती है तो वहां पर भी काम होती है। तो वो उनकी तरफ से होता है कि हम ये प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, इसमें आपका सहयोग चाहिए, वो यहां पर उसकी गवर्नमेंट है, डिसीजन लेती है तो प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा मुद्दा इसी में आता है। अब देखिए इससे प्रेरित होकर के, अब देखिए इसमें फायदा क्या हुआ इन क्षेत्रों को अगर आप देखें, पश्चिमी यूपी की हम बात करते हैं, ये हिस्सा किसका है? सारे के सारे जिले किसमें आते हैं? यूपी के पश्चिमी हिस्से में। अब पश्चिमी यूपी पर अगर आप देखें तो इनका विकास तेजी से हुआ। आज अगर हम पूर्वांचल से कंपैरिजन करें तो चाहे इंडस्ट्री हो, आईटी सेक्टर हो, एजुकेशन हो, डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सड़कें हो, एयरपोर्ट्स हो, मेडिकल सुविधाएं, हर तरीके की सुविधा आपको पश्चिमी यूपी में मिलती है। वो इसका बड़ा एक रीजन था क्योंकि ये दिल्ली एनसीआर में शामिल हो गए। लेकिन अब यूपी सरकार के समक्ष चुनौती ये खड़ी हो गई कि हम बाकी हिस्सों को विकसित कैसे करें। तो यहां पर एक सरकार ने इनिशिएटिव लिया, क्यों ना दिल्ली एनसीआर के तर्ज पर हम यूपी का अपना एससीआर डेवलप करें, स्टेट कैपिटल रीजन। एससीआर का मतलब हुआ स्टेट कैपिटल रीजन। तो यहां पर अगर हम देखा जाए तो ये सारा कुछ यहां पर टोटल इसमें कितने जिले आते हैं, सबसे पहला सवाल है। तो यूपी एससीआर के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, इसे कई बार लखनऊ एससीआर भी बोल दिया जाता है क्योंकि लखनऊ से रिलेट करता है। तो यहां पर आता है लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, 6 जिलों को ध्यान रखिए। ये सारे के सारे जो जिले हैं वो यूपी लखनऊ से यहां पर कनेक्टेड है। ठीक है, तो राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण यहां पर गठित कर दिया गया है जो यहां पर काम करेगा इन 6 जिलों में विकास को लेकर के। ठीक है, तो प्राधिकरण का नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि अब प्राधिकरण डिसाइड करेगा कि इन जिलों में कौन सा प्रोजेक्ट लगेगा, कितने एरिया पे लगेगा, कहां एयरपोर्ट्स बनेंगे, कहां पर आपको हाईवेज डेवलप होंगी, कहां पे आवासीय सुविधाएं होंगी, कहां से मेट्रो लाइन गुजरेगी। ये सारा कुछ डिसीजन कौन लेगा? एससीआरडीए। ये डिसाइड करेंगे कि इस रीजन के विकास को लेकर के हमारा प्लान क्या होगा। क्लियर हो गए 3 चीजें? तो राजधानी को हमने देख लिया, फिर एनसीआर देख लिया और उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश का एससीआर होगा। कौन से कितने जिले आते हैं? एनसीआर में हमारे यूपी के 8 जिले हैं, एससीआर में हमारे 6 जिले आते हैं और क्रमबद्ध तरीके से आगरा, प्रयागराज और लखनऊ हमारी राजधानी के दृष्टिकोण से इसमें परिवर्तन आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा भूगोल समझते हैं यूपी का। यूपी के भूगोल को देखा जाए तो जब हम भौगोलिक स्थिति किसी क्षेत्र के बारे में देखते हैं, आप मोबाइल में जीपीएस यूज करते हैं किसी क्षेत्र की लोकेशन ट्रैक करने के लिए, है ना। लोकेशन हम कोई डालते हैं कि हमें यहां जाना है, फिर उसका हम रूट चेक करते हैं कि भाई वो बताता है डायरेक्शन, आप जहां पर हैं और जहां जाना चाहते हैं। चूज योर डेस्टिनेशन फ्रॉम टू, तो वहां पे चीजें हम सिलेक्ट करते हैं और वापस वो आपको रूट दिखा देगा यहां। लेकिन कभी सोचा है कि रूट आपको कोई डेस्टिनेशन, कोई जगह है, वो कैसे यहां पे फाइंड आउट होती है? जीपीएस काम कैसे करता है? इससे जीपीएस आपका काम करता है अक्षांश और देशांतर के हिसाब से। वो अक्षांश लेगा, देशांतर देगा, उस लेकर हिसाब से डिवाइड कर। कभी भी आप लोकेशन में अगर आप देखेंगे तो वहां लिखा भी रहता है, उस पर आप क्लिक करोगे तुरंत अक्षांश और देशांतर उसका आ जाएगा।
वो लोकेशन ट्रैक करने का तरीका है। तो इसी तरीके से अगर आप यूपी का अगर हम पता करें कि भाई उसका अक्षांश और देशांतर क्या है, तो ये हमारा है उसका भौगोलिक पैरामीटर कि अक्षांश हमारा 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर से 31 डिग्री 58 मिनट उत्तर में स्थित है। वहीं अगर आप देशांतर की बात करेंगे 70 डिग्री 31 मिनट पूर्व से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्व में है। अब इससे एक चीज और निकल के आई, यूपी को अगर हम देखें भौगोलिक दृष्टिकोण से, जब हम कहीं भी भूगोल की एक स्थिति क्रिएट करते हैं तो कुछ ऐसा आता है। ये रहता है हर जगह, एक कंपास हम मान लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर मैं यूपी को कहूं कि यूपी किस हिस्से में आएगा, तो आप बता सकते हैं किस हिस्से में आएगा? नॉर्थ ईस्ट। अक्षांश हमारा उत्तर में है और देशांतर हमारा पूर्व में है, तो जब हम लोकेशन किसी को रखेंगे यूपी का, तो हम कहां रखेंगे? नॉर्थ ईस्ट में। तो इस तरीके से चीजें हमें क्लियर रहती हैं कि हमें किस दिशा में जाना है। भैया नॉर्थ ईस्ट में जाइए, वो यहां पे मिल जाएंगे, वो इस दिशा में आपको अवस्थित है। तो ये चीजें ध्यान रखना है। अब इसके बाद आता है दूसरी चीज कि यूपी का जो आप मैप देखते हैं, अब यूपी का जब मैप आप देखेंगे तो ये आप ऐसे दिखाई देता है। अब इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर आप ईस्ट से वेस्ट या नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं तो कितने किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी है, यानी कि अगर आप यूपी के सबसे किनारे यहां पर इंटर करें और यूपी को क्रॉस करते हैं, निकलते हैं, तो वहां पर कितनी दूरी पड़ती है? तो ये क्या हो गया आपका? ईस्ट से वेस्ट, पूर्वांचल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश हम कहते हैं, और ये हो गया नॉर्थ से साउथ की ओर। तो यहां पर क्या बताता है कि हमारा उत्तर से दक्षिण कितना है? मात्र 240 किलोमीटर। ये यानी कि हमारी जो चौड़ाई यहां पर देखा जाए इस तरीके से आपको स्थिति कुछ कम है। लेकिन अगर हम देखें हमारा पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वो ज्यादा है, 650 किलोमीटर हम यहां पर देखा जाए तो ये विस्तार हमारा यूपी का ज्यादा है। तो 650 और इसको ध्यान रखना है, ये दोनों चीजें यहां पर आपको। फिर एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि यूपी से आपको गुजरती है जो मध्याह्न रेखा, वो कहां से होकर के गुजरती है? 82 डिग्री 30 मिनट। तो यूपी में देखा जाए तो ये मिर्जापुर से होकर के गुजरती है। ये मल्टीपल टाइम मल्टीपल एग्जाम में पूछा गया सवाल है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि 82 डिग्री 30 मिनट की जो मध्याह्न यहां पे रेखा है यूपी में मिर्जापुर से होकर के गुजरती है। ओके, क्लियर है? फिर बात आती है यूपी की सीमाएं कितने राज्यों से लगती हैं? तो हम कहें तो 8 राज्यों से लगती है, फिर एक केंद्र शासित प्रदेश से भी लगती है और एक हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा भी लगती है। तो एक एक करके देख लें। 8 राज्य कौन से हैं? यूपी से अलग हुआ उत्तराखंड एक हो गया, उत्तराखंड के साथ हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल से अगर आप यहां पे देखें, यहां से आपको उत्तराखंड लगता है बगल में, फिर यहां पे आपका साइड में एकदम कोने में सहारनपुर से लगता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको हरियाणा लगेगा। हरियाणा के अंदर ही देखा है तो केंद्र शासित प्रदेश आपको दिल्ली लग जाता है। फिर हरियाणा से आप नीचे यहां पे आएंगे, जो आगरा और मथुरा वाला एरिया है, यहां से आपको राजस्थान का मैप लग जाता है। बस 2 जिले हैं। फिर आप जैसे ही यहां पे राजस्थान को क्रॉस करते हैं, पूरा मध्य प्रदेश लगता है यहां तक, सोनभद्र तक। फिर सोनभद्र एक ऐसा जिला है जहां पर आपको लगते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, 4 राज्य लगते हैं। ये एकमात्र ऐसा यूपी का जिला है जिसमें 4 राज्यों की सीमाएं ये साझा करता है। फिर आप यहां से खत्म करेंगे, फिर ये पूरा बिहार लगता है ना, और बिहार को आपने खत्म किया तो नेपाल लगेगा, है ना। तो ये आपका क्रम है, जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से होकर के नेपाल पर जाकर के आपका राउंड फिगर हमारा खत्म होता है। तो यहां पर ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। मैप को हमेशा ऐसे कि हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है। हम यहां मैप में अगर कोई राज्य भी ना बना हो तो हमें मैप ऐसा याद होना चाहिए कि मैं आपको शुरू से एक क्रम से याद करूं। ऐसे मत, ऐसे याद करोगे कंफ्यूज रहोगे। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, नेपाल, तो इसमें कंफ्यूजिंग रहेगा। इसलिए हमेशा जब सीमाएं कभी याद करनी हो तो एक क्रम से याद करो। अगला कौन है, उससे कनेक्टेड कौन है, उससे कनेक्टेड कौन है, उससे कनेक्टेड कौन है। तो ये हमेशा कनेक्टेड वे में मैप को याद रखो। एक मैप हमेशा यूपी का पढ़ रहे हो तो एक काम करिएगा, सब लोग यूपी का मैप लीजिएगा, मार्केट से जाइएगा,
यूपी का मैप लीजिएगा, और जो चीजें हम यूपी, क्योंकि अगली जो क्लास होगी वो पूरी मैप बेस्ड है, और लेके आइएगा अगली क्लास में मैप, ठीक है। उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ मैप डिस्कस होगा, सिर्फ मैप, और अलग अलग तरीके के जितने क्वेश्चन मैप बेस्ड आते हैं वो अगली क्लास में, इसलिए मैप अगली क्लास में लेके आना है सबको। क्लियर है? चलिए, तो ये आपको याद हो गया होगा। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल है, बाकी 8 राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से लगती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार और विधानसभा न्यायालय को लेकर के कुछ फैक्ट हैं जो कि यूपी बेस्ड हैं, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले यूपी का उच्च न्यायालय कहां है? तो प्रयागराज में है, और इसकी एक बेंच जो है वो कहां है? लखनऊ में। तो मुख्यालय अगर देखा उच्च न्यायालय का जो मेन यहां पर है वो आपको प्रयागराज में है, और उसकी एक बेंच आपको लखनऊ में है। फिर आता है संभाग और जिले, डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट। यूपी में कितने डिवीजन हैं? 18, और इसमें कितने जिले आते हैं? 75, 75 जिले आते हैं, 18 मंडल हैं या संभाग हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि बताइए सबसे ज्यादा जिलों वाले मंडल कौन से हैं? तो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ जिले हैं किसी एक मंडल वो है 6, ठीक है, 6 से ज्यादा किसी में नहीं है। अब 6 कितनों में है? कानपुर, मेरठ और लखनऊ, ऐसे 3 मंडल हैं जहां पर आपको 6 जिले आते हैं। आप इन्हें सबसे बड़े मंडल भी कह सकते हैं, जहां पे 6 हैं। तो सबसे बड़े मंडल कितने हैं? 3 हैं, कानपुर, मेरठ, लखनऊ, और सब में कितने कितने जिले हैं? 6 सब में। इसके बाद आता है ऐसे कितने मंडल हैं जिसमें सिर्फ 3 जिले आते हैं? तो मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, सहारनपुर को अगर हम देखें यहां पर सब में आपको 3-3 जिले आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी, और सबसे छोटा कौन सा है? हापुड़ है। अब इसी को मैं बता दूं, ये वाला जो टॉपिक है यही डिटेल से हम मैप में डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। सारा कुछ यहां पर संभाग, जिले, डिवीजन, मंडल को हम इन डिटेल में, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं। ये तो हो गया, कितने मंडल हैं वो तो हमने देख लिया। हर मंडल के जिले में हम डिस्कस करेंगे कितने मंडल हैं, हर मंडल में कितने कितने जिले हैं, फिर उन मंडल की सीमाएं किससे लगती हैं, कौन सी कितने जिले जो होती हैं अंत सीमाएं जो हमारी साझा हो रही हैं। लाइक जैसे मैं आपसे पूछ लूं, ये बताइए कि बिहार से यूपी के कितने जिले साझाकृत हैं, मध्य प्रदेश से कितने हैं, फिर उनका नाम क्या है, फिर उनका क्रम क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर बताइए, पूर्व से पश्चिम की ओर बताइए। क्योंकि मंडल और जिले में इतने क्वेश्चन आते हैं और इतने तरीके के आते हैं कि अगर आप इस टॉपिक को आप अच्छे से कर लें तो यूपी का 1-2 क्वेश्चन आपको यहीं से आ जाता है। इसलिए इसको हम अच्छे से मैप में डिस्कस करें, और आप लोग भी मैप में ही नोट्स बनाइएगा कल, ठीक है। तो मैप इसीलिए लेकर आना है। अब चलिए बात करते हैं कुछ प्रशासनिक स्तर पे चुनाव को लेकर के, विधानसभा और साथ ही साथ यहां पर आपको संसद में यहां पे यूपी के प्रतिनिधित्व के बारे में। संसद में 2 भाग हैं, 2 पार्ट हैं, ऊपरी सदन, निचली सदन। अब यहां पर अगर हम देखें तो राज्यसभा आपकी ऊपरी सदन है कि निचली सदन? ऊपरी है। इसमें यूपी का प्रतिनिधित्व कितना है? 31 है। और लोकसभा जो हमारी निचली सदन है वहां पे 80 सीट है। एक और बड़ा फैक्ट जो इसमें नहीं लिखा हुआ है, नहीं, लोकसभा और राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीट वाला राज्य कौन सा है? यूपी। ये फैक्ट इसमें नहीं लिखा है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा राज्यसभा और लोकसभा सीटों वाला राज्य है भारत का। चलिए, इसके बाद विधानसभा हमने देखा कि भाई 403 सीटें आती हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं। यूपी का चुनाव होना है नेक्स्ट ईयर विधानसभा का, फिर से वोट पड़ेंगे और फिर से 403 लोग चुनकर आएंगे। अब यहां पर देखा जाए तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यूपी में एक ऐसा राज्य है जहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, यानी यहां पर भी ऊपरी सदन और निचला सदन है। यहां पर ऊपरी सदन निचला सदन कौन सा है बता सकते हैं? कौन सा है? कोई भी? ऊपरी सदन है विधान परिषद, और निचला सदन, इसमें से कौन सा भंग हो जाता है? विधानसभा भंग हो जाता है। क्यों? सीमित है, एक साथ चुने जाते हैं और एक साथ ही त्यागपत्र दे देते हैं, मंत्रिमंडल भंग हो जाता है,
क्या, लेकिन क्या विधान परिषद में ऐसा है? क्यों नहीं है? वहां पे कोई भी, यहाँ पे देखा जाए तो इस तरीके की आपको प्रशासनिक व्यवस्था है या कार्यकाल रहता है कि कोई भी हमेशा के लिए वहां पर आपको नहीं है, लेकिन फिर भी 2/3 लोग हमेशा वहां पर सदन में बने रहते हैं और 1/3 लोग हमेशा वहां पे हर साल आपको बदल दिए जाएंगे। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया आपको हमेशा चलती रहती है। सदस्य संख्या ध्यान रखिएगा 403 और 100। तो इस तरीके से देखा, जो शॉर्ट फॉर्म में है 18 संभाग हैं, 75 जिले हैं और वहां पर देखा जाए 31 राज्यसभा सीटें, 80 लोकसभा सीटें, 403 विधानसभा सीटें हैं और साथ ही 100 विधान परिषद की सीटें यूपी से आती हैं। ये एक बेसिक फैक्ट हो गए। इसके बाद आता है एक और टॉपिक जो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो है यूपी के प्रतीक चिन्ह को लेकर के। यूपी के प्रतीक चिन्हों में ये भी ऐसा टॉपिक है जो बहुत बार एग्जाम में आया है और बहुत सारे सवालों के साथ आता है। मोस्टली एग्जाम्स में आपको देखा जाए तो आपको कभी राज्य पशु पूछ लिया जाएगा, जो कि यूपी का कौन सा है? बारहसिंघा। ठीक है, उसके बाद दलदली हिरण है और वैज्ञानिक नाम जो है यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि आपके एग्जाम बेसिकली पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। रूसेवरस डुआ शैली यहाँ पर है। ये आपको बारहसिंघा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जो सींग का आकार आप देखें तो यहाँ पे 12 सींग होती हैं, इस कारण से इन्हें बारहसिंघा कहा जाता है। फिर आपके राज्य पक्षी कौन से हैं? तो सारस हैं, जिन्हें क्रेन भी कहा जाता है। ग्रुस एंटीगोन यहाँ पर इनका वैज्ञानिक नाम है। सिर्फ इनके नाम को ध्यान रखना है, कौन क्या है, राज्य पशु, राज्य पक्षी, बस इतना ही काफी है। बाकी अतिरिक्त जानकारी है जो आप याद रख सकते हैं। इसी तरह राज्य पुष्प आपका पलाश है, इसे ढाक और टेशु भी कहा जाता है। ठीक है, ये तेजी से पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखें, इसमें आग बहुत जल्दी लगती है, इसका कॉस्मेटिक प्रसाधन के तौर पर भी यूज करते हैं। वैज्ञानिक नाम बोटिया मोनोस्पर्मा है। राज्य खेल आपका उत्तर प्रदेश का कौन सा है? हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। किसी और स्टेट का क्या राज्य खेल हॉकी है? कोई एक? उड़ीसा। इसी तरीके से यूपी के पहचान चिन्हों की अगर हम बात करें, जो हम ये देखते हैं अक्सर, आप चाहे यूपी सरकार हो, चाहे यूपी सरकार का कोई एग्जाम हो, यहां पे अक्सर आपको ये चिन्ह देखने को मिलता है। इस चिन्ह को देख करके आप बता सकते हैं इसमें क्या क्या है? नदियों का संगम है, 2 मछलियां हैं। तो यहां पे एक प्रतीक चिन्ह है जो प्रयागराज में गंगा यमुना जो नदियों का संगम की बात की गई है, ये प्रयागराज के बारे में है, जहां महाकुंभ लगता है। ठीक है, दूसरी यहां पर देखा जाए जो मछलियां यहां पर हैं, आपको पौराणिक एक स्थिति के साथ साथ एक अवतार जो है मछली का, जो भगवान यहां पे विष्णु के द्वारा लिया गया था, उसको यहां पर बताती हैं। इसके अलावा धनुष तीर जो है भगवान राम और अयोध्या के क्षेत्र की प्राचीन और सांस्कृतिक महत्व को यहां पर आपको दिखाती हैं। तो यहां पर ये जो है ब्लैक गंगा यमुना संस्कृति हो गई, ये 2 मछलियां हो गई, ये तीर कमान यहां पर हो गया, और इस तरीके से बनाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रतीक चिन्ह। राज्य वृक्ष की बात करते हैं, कौन सा है? अशोक। देखा है आपने इस पेड़ को? देखा है? कई सारे प्रशासनिक भवनों में अक्सर ये लगे रहते हैं। ठीक है, कई सारे लोग खुद के अपने घरों के आसपास गार्डन्स में भी यहां पर इसे लगाते हैं। वैज्ञानिक नाम सराका अशोका है, शॉर्ट फॉर्म इसे अशोक का पेड़ भी हम कहते हैं। फलिया परिवार के सीमोलिसिपिडी उप परिवार से संबंधित एक पौधा है। विशेषता के तौर पर ध्यान रखिएगा, शांति के प्रतीक हैं, अक्सर मंदिरों के पास और पवित्र उपवनों में इन्हें लगाया जाता है। तो यूपी सरकार ने इसीलिए राज्य वृक्ष के तौर पर चुना है अशोक के पेड़ को। चलिए अब इसके बाद करते हैं यूपी के कुछ ऐसे स्थलों के बारे में जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, और बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ गिने चुने कुछ हैं, लेकिन जो भी हैं वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी हैं। खासकर पर्यटन के दृष्टिकोण से भी इनका महत्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और अक्सर देखा जाए तो काफी सारे पर्यटक इन क्षेत्रों को देखने के लिए विजिट भी करते हैं। अच्छा, यूनेस्को की सूची में शामिल करने के फायदे क्या हैं? विस्तार या संरक्षण? हाँ, मोस्टली देखा जाए तो यूनेस्को के द्वारा जब किसी स्थल को विश्व धरोहर स्थल के तौर पर घोषित किया जाता है, तो वो सरकार और अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है यूनेस्को मिलकर के उस क्षेत्र के संरक्षण का काम करती है, जानकारी साझाकृत करती है, प्रयास करती है कि उस क्षेत्र को यहाँ पर किसी भी तरह के तोड़फोड़ अन्य तरीके के नुकसानों से वहाँ पे बचाए। हो सके तो उस क्षेत्र को पर्यावरण दृष्टिकोण के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षण का क्षेत्र बनाया जाए, जानकारियों का साझाकृत किया जाए, उसको लेकर प्रचार प्रसार
किया जाए। अब यहां पर देखें तो यूपी में ऐसे कितने स्थल हैं, तो पहला यहां पर है आगरा का फोर्ट। आगरा फोर्ट यमुना के नदी के तट पर स्थित है। विशेष नाम हम इसे लाल किला, फोर्ट रोज और किलाए अकबरी भी कहते हैं। अकबरी यानी कि किसके द्वारा बनवाया गया, अकबर के द्वारा बनवाया गया, इसलिए किला अकबरी कहते हैं। कब बनवाया गया था, तो 1555 में बनवाया गया था और बादलगढ़ के अवशेषों पर, बादलगढ़ किला जो है उसके अवशेषों पर बनाया गया था ये आगरा का किला। तो बेसिक जो जानकारी है, कुछ इतिहास की जानकारी है, सिर्फ लाल किला नहीं। अगर आपको ऑप्शन में आ जाए कि आगरा के लाल किले को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो वहां पर आपको दोनों नाम याद रखने हैं, फोर्ट रूज और किलाए अकबरी। इसमें हो सकता है आपको 4 ऑप्शन दिए जाए, ये दोनों दिए हो प्लस 2 और दिए हो। नीचे आपको कथन पूरे केवल एक और 2 दोनों, दोनों में से कोई नहीं, या चारों। क्वेश्चन पूछने का तरीका और हो सकता है किला अकबरी से आप तुरंत पहचान जाएं, लेकिन अगर आपने फोर्ट रूज नहीं सुना होगा तो आप क्वेश्चन गलत करके चले आओगे। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बनवाया कब गया था वो भी ध्यान रखना है। एक डेटा, किस नदी के तट पर है, यमुना नदी के। और आगरा के नाम से पता ही है कहां है, आगरा में है। अच्छा, एक चीज और, यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कब किया गया, जो हम पढ़ रहे हैं, क्या वही नहीं होता है, 100 साल का अंतर आपने कर दिया सीधा सीधा, वही कैसे हो जाएगा। 1983 28 83 एक ही हो जाए। चलिए, दूसरा कौन सा है, फतेहपुर सीकरी। इसे कहते हैं विजय का शहर, क्योंकि यहां पर देखा जाए तो सम्राट अकबर जो था उस समय मुगल का, उसने यहां पर एक विजय प्रतीक के तौर पर शहर को धीरे धीरे डेवलप किया था और अपनी एक राजधानी भी बनाया था। अब यहां पे सबसे पहले बात करते हैं कहां स्थित है, ये भी आगरा में है, फतेहपुर सीकरी। पहचान एक विजय के शहर पे है। मुगल सम्राट अकबर जो हैं उनकी राजधानी हुआ करती थी, उनके द्वारा इसे विकसित किया गया था, निर्माण भी उन्हीं के द्वारा कराया गया था। और निर्माण जो है 1571 से 1573 यानी कि 2 से 3 सालों के बीच यहां पर इसको पूरी तरीके से शहर के तौर पर डेवलप किया गया था। वहीं से यूनेस्को के द्वारा कब सूची में शामिल किया गया, तो उसके 3 साल बाद 1986 में। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है सबसे पहला कौन सा था, ठीक है, तो आगरा का ही है, आगरा फोर्ट है, फिर फतेहपुर सीकरी है, उसके बाद हमारा आगरा का एक और है। सारा का सारा फोकस यूनेस्को का आगरा पे ही टिक गया, उसको यूपी में और कुछ दिखाई नहीं कि आगे बढ़ जाओ थोड़ा सा, और भी कई सारे स्टेट हैं। फिर ताजमहल के बारे में, ताजमहल की जो पहचान है, जो वास्तुकला है, कैसी है, इंडो इस्लामिक है, यानी कि कुछ इंडियन आपको और कुछ इस्लामिक यहां पर वास्तुकलाओं का समेकन आपको इसमें देखने को मिलेगी। उसके बाद निर्माण का जो उद्देश्य यहां पे रहा कि मुमताज महल की स्मृति में शाहजहां के द्वारा बनाया गया था, और इसीलिए आज भी अगर देखा जाए तो कई सारे जो पर्यटक आते हैं मोस्टली कपल आते हैं, ठीक है, कि यहां पर जिस प्रतीक चिन्ह के तौर पे इसे परिभाषित किया गया है, तो वहां पर आएंगे, सामने फोटो खिंचाएंगे और उसे पोस्ट करेंगे इंस्टा पर और बाकी जगहों पर कि हम गए थे, हार्ट इमोजी बनाएंगे और बाकी सारी चीजें। निर्माण काल की बात करते हैं, कब से कब के बीच हुआ था, तो आरंभ हुआ था 1632 में और पूरा कब हुआ, 1648 में। तो 16 साल में बनकर के तैयार हुआ था आगरा का ताजमहल। एक और क्वेश्चन इस पे पूछा गया है एग्जाम में, किसे बनाया किसने था, वास्तुकार कौन था, निर्माणकर्ता कौन था, तो उनका नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी। और लास्ट में यूनेस्को के द्वारा इसे सूची में जो शामिल किया गया था 1983 में, तो 2 1983 में और 1 1986 में। 3 ऐसे स्थल हैं जो कि यहां पर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, और तीनों ही कहां स्थित हैं, आपको आगरा में, जिसमें से 2 बनवाए थे आपके अकबर ने और 1 जो डेवलप कराया था शाहजहां। क्लियर है, आगे बढ़ें। अब कुछ ऐसी चीजों की बात करते हैं जो संभावित हैं, जो यूनेस्को के द्वारा अपनी अस्थायी सूची में ऑलरेडी शामिल है, लेकिन स्थायी सूची में इन्हें शामिल नहीं किया गया है। तो ऐसे कौन सी चीजें हैं, तो सबसे पहले आता है सारनाथ। सारनाथ कहां पड़ता है, यूपी में, वाराणसी में, ठीक है। सारनाथ को यहां पर क्यों यहां पर शामिल किया गया है अस्थायी तौर पर, इसकी विशेषता क्या है, इससे जुड़े हुए फैक्ट क्या है। सबसे पहले तो ये हमें पता है कि वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में है। दूसरा, अगर हम देखें जो वाराणसी जिसे कहा जाता है, वाराणसी नाम ही यहां पर क्यों पड़ा है, वाराणसी को देखा जाए तो यहां पे 2 चीजें हैं, वरुणा और अस्सी।
दो नदियों के संगम के कारण इसे हम वाराणसी भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको देखा है तो गंगा और वरुणा नदियों पर यहां पर स्थित है। ऐतिहासिक महत्व यह है कि बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है, और प्रमुख तीर्थ स्थल इसलिए बना था कि बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो यहीं दिया था, सारनाथ में। और इस कारण से देखा जाए तो सारनाथ को बौद्ध धर्म के लिहाज से अपनी एक बहुत ही यहां पर इसकी विशिष्ट पहचान है। और यहां पर देखा जाए जब इन्होंने पहला उपदेश दिया था, इसी को कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना क्या है कि बुद्ध के द्वारा दिया गया उनका पहला उपदेश ज्ञान प्राप्ति के बाद जो दिया गया सारनाथ में। अच्छा, धरोहर में विश्व धरोहर स्थल में देखा है तो सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, ये अस्थायी सूची है, टेम्परेरी सूची में शामिल है, और शामिल भी इन्हें आज नहीं किया गया है, 1988 से किया गया है, यानी काफी सालों पहले ही किया जा चुका है, लेकिन अब तक इन्हें परमानेंट का दर्जा नहीं मिला है। ये जो आप संरचना देख रहे हैं ये कैसी है, स्तूप जैसी है ना। जो संरचना आप यहां पर देखें तो एक स्तूप जैसी आपको यहां पे संरचना है। कभी गए हैं घूमने सारनाथ? जाइएगा तो कभी सिर्फ वाराणसी नहीं, सारनाथ भी होके आइएगा, इन चीजों को देख के आइएगा। इतिहास के पन्ने हैं जो आप जितना ज्यादा करीब जाओगे उतना ज्यादा बेहतर तरीके से उन्हें समझ और देख पाओगे। यूपी के हैं, कम से कम यूपी तो घूम ही सकते हैं, बगल में है, प्रयागराज से ज्यादा दूर भी नहीं है। चलिए अगला है वाराणसी का ही एक और दो चीजें और वाराणसी की इसमें आती हैं जिन्हें अस्थायी सूची में शामिल किया गया 2021 में। पहला यहां पर अगर हम देखें तो यह है आपका वाराणसी के संभावित स्थलों में जो गंगा वाराणसी का जिसे हम तट कहते हैं, ठीक है, जो काफी फेमस है गंगा के तट। अब यहां पर देखा है तो इन गंगा के तट और घाटों को जो करीब 6.5 किलोमीटर लंबे घाट हैं, जैसे कि दशाश्वमेध घाट है, मणिकर्णिका घाट है, अस्सी घाट है, पंचगंगा घाट है, ये घाट ही फेमस है। वाराणसी में आदमी जाता है तो कहता है घाट पे जाइए और जो गंगा आरती होती है उसमें जरूर शामिल होइए शाम के समय, क्योंकि उसका कोई भी यहां पर तोड़ नहीं है। अगर वाराणसी गए और उस आरती में आप शामिल नहीं होते हैं तो वाराणसी जाने का कोई मतलब नहीं है। तो जब भी जाइए शाम को इस गंगा तट पे जो होने वाली आरती है इसमें जरूर शामिल होइए। धरोहर स्थिति की बात करें, कब यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया, तो ईयर था 1921 में शामिल किया गया है। अब यहां पर लास्ट आता है बनारस की साड़ी, बनारसी साड़ियां। इसे भी देखा जाए तो बनारस की जो साड़ी, इसकी बुनाई विरासत जो है उसके कारण इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। जो बुनाई कला है उसकी, ठीक है, जो हाथों के द्वारा यहां पर तैयार की जाती है, इसका डिजाइन, इसका रूपांकन जो वास्तुकला से प्रेरित है। और साथ ही साथ देखा जाए तो बड़ी संख्या में बुनकर अभी भी अपने मूल घरों में बनारसी साड़ियां तैयार करते हैं। इनको संरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है और लगभग 1,10,000 बुनकर अभी भी 300 से 1,000 वर्षों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए काम इस पर कर रहे हैं। तो इतना इसका इतिहास है और इसकी अपनी यहाँ पर देखा है तो शैली है। इस कारण से बनारसी साड़ियों को भी यहाँ पर संरक्षण करने का प्रयास किया जा रहा है, जो फिलहाल अभी अस्थायी सूची में शामिल है। तो कितने हो गए स्थायी और कितने हो गए अस्थायी? जितने टेम्परेरी हैं वो सारे बनारस से, वाराणसी के हैं, और जितने परमानेंट हैं वो सारे आगरा के हैं। स्थल कुल मिला के 2 ही जगह के हैं। यूनेस्को का फोकस 2 ही जगह पे, या तो वाराणसी चले जाओ या तो आगरा। परमानेंट जाना हो तो आगरा पहुंच जाओ, और टेम्परेरी कुछ शामिल करना है तो वाराणसी पहुंच जाओ। और इनका इन्होंने कब से कर रखा है, परमानेंट करना जैसे भूल गए हो। अब सरकार की तरफ से प्रयास थोड़े से अगर और हों तो इन्हें टेम्परेरी से परमानेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो टोटल 6 हो गए। 6 के नाम बता सकते हैं कोई? फतेहपुर सीकरी 2, ताजमहल 3, बनारसी का बनारसी साड़ी, ठीक है। सन कितने लोग बता सकते हैं? सर वो 1983 में आगरा का किला, और फतेहपुर सीकरी 1986, 83 में, ठीक है। और अस्थायी वाले 1988 हाँ, और बाकी ये दोनों 21 में। ठीक है, क्लियर है, डेटा है, बस डेटा ही आपको ध्यान रखना है। स्टैट फैक्ट डेटा कुल मिला के आपको बस इतना ही करना है। डेली बेसिस पे इनको रिवाइज कर लेना है, बस आपको इतना करके चलो, कोई भी जानकारी यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड
अधूरी नहीं रह जाएगी। ओके, तो आज का यहाँ पे क्लास इतना ही रखेंगे। काफ़ी सारा स्टैट है, काफ़ी सारा डेटा है, काफ़ी सारी अलग अलग जानकारियाँ हैं, इनको आपको रिवाइज करके रखना है और कल 10 मिनट में अगर आप पूरी जानकारी दे दें तो बहुत अच्छा है, लेकिन बिना कंफ्यूजन के एक क्रम से। जैसे मैंने कहा कि कुछ भी पढ़ो उसमें थोड़ा सा इंटरलिंकिंग कर लो, आसान हो जाएगा। यूनेस्को का काम क्या है? यूपी में 2 तरीके के हैं, अस्थाई अस्थाई, उसको बना लिया। फिर अस्थाई में 3 हैं, तीनों की एक जगह लिख लिया, आगरा है, सामने उनके ईयर लिख लिए, उनके नाम लिख लिए। इसी तरह अस्थाई हैं, सारे के सारे बनारस से हैं, फ्लो चार्ट बनाओ, 3 हैं, कब कब बने, बना लिया, दैट्स इट। नोट्स बनाते समय एक चीज का ध्यान रखो, ज्यादा साफ इंटरलिंकिंग और सिर्फ फैक्ट जो एग्जाम में पूछा जाएगा उसको लिखो, बाकी जानकारी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिमाग में जो जानकारियां जाए वो आपके एग्जाम के लिए होनी चाहिए। ये मेरा 1 नंबर है। ज्यादा चीजें लिखोगे तो उसमें क्लटरिंग होगी कि एग्जाम में पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, तो मेन चीजें आपके एग्जाम से निकल जाएंगी। ओके, तो यहां पर जो चीजें हैं आपको बनानी है, जो नोट्स यहां पर आपको डेवलप करने हैं, यहां पर आप सभी को मैं बता दूं कि आपको कुछ ऐसे बनाना है। नोट्स बनाने का तरीका आपने, मैंने कहा यूनेस्को है, ठीक है, यूनेस्को का यूपी के स्थल शामिल हैं। यूपी में मैंने कहा कि 2 तरीके के शामिल हैं, एक टेम्परेरी है, एक परमानेंट है। टेम्परेरी मैंने कहा कि यहाँ पे 3 हैं, 1 2 3, उनके नाम मैंने लिखे, फिर उनके ईयर लिख लिए और फिर उनको इंटर कनेक्ट कर दिया कि किस जगह पे है। एक लाइन में सारी जानकारी हो गई, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा आपने परमानेंट लिखा तो टोटल कितने हैं, 3 हैं। यहां पर कब बने, किसके द्वारा बनवाया गया, उसके बाद यहां पर आपने लिख लिया कहां पर, दैट्स इट, बस। हाँ, ये फ्लो चार्ट्स है। स्टैट्स जब भी पढ़ना हो, क्योंकि स्टैट्स याद नहीं होता है, बहुत ज्यादा पढ़ लोगे तो भी भूल जाओगे, बहुत ज्यादा पढ़ लोगे तो इंटरकनेक्ट नहीं कर पाओगे, और उसके बाद आप जानकारी यहां की वहां, वहां की यहां कर दोगे। लाइकवाइज जैसे यही है, इसमें दोनों आपने पढ़ लिया कि स्थायी भी है, अस्थायी भी है, ईयर भी पढ़ लिया, बनवाया किसके द्वारा गया, यूनेस्को नहीं बनवाया। लेकिन अगर आपने उसे सही से यहां पर अलग अलग नहीं किया, अपने दिमाग को बताया नहीं ये चीजें ऐसे अलग अलग हैं, क्योंकि जैसा पढ़ोगे वैसा ही छपेगा। इसलिए क्लियर पढ़ो, क्लियर याद रहेगा। आप एक चीज पढ़ोगे ऑटोमेटिक पूरा कनेक्टेड होकर वो खत्म कराएगा, दूसरा पढ़ोगे दूसरा भी वैसे ही काम करेगा। तो जब भी नोट्स बनाओ प्रॉपरली, यहां पर मैं आपको कहूंगा कि आप हमेशा फ्लो चार्ट में स्टैट्स का नोट्स बनाओ, ये आपको बहुत बेनिफिशियल करेगा किसी भी एग्जाम में जब भी याद करना हो। एक तो नोट्स बहुत आसान होता है, बहुत संक्षिप्त होता है, और आपके एग्जाम के हर एक स्टैट आपका 1 नंबर होता है। ओके, ठीक है, क्लियर है आज का, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है? चलो ठीक है, फिर बाकी का क्लास यहाँ पर हम कल के लेक्चर में से कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों का एक होमवर्क रहेगा कि आप सबको एक मैप लेकर के आना है।